अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है डोरोथिया एलिजाबेथ ओरम सेल्फ केयर डेफिसिट थ्योरी ऑफ नर्सिंग। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव्स आर बायोग्राफी ऑफ थ्योरिस्ट, डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी, theoretical sources, major assumptions, major concepts and definitions, Orem's general theory of nursing, meta-paradigm concepts, strength, limitations, ओरम्स थ्योरी एप्लीकेशन। अब हम डोरोथिया ओरम्स की बायोग्राफी के बारे में बात करते हैं। वो 22 जुलाई 1914 में यूएस की यानी अमेरिका की जो रियासत है मैरीलैंड, उसके जो शहर है बाल्टीमोर, उसमें वो पैदा हुई थी। फादर का काम कंस्ट्रक्शन और फिशिंग यानी मछलियाँ पकड़ने का काम करते थे। जो मदर थी वो होम मेकर यानी घरेलू खतून थी और रीडिंग यानी किताबें पढ़ने का शौक़ रखती थी। वो 2 बहनों में सबसे छोटी थी। वो 22 जून 2007 में वफात पा गई। तो ये थी इनकी बायोग्राफी। अब हम इनकी डिग्रीज की बात करते हैं। डिग्री की बात करते हैं तो उन्होंने 1930 में प्रोविडेंस हॉस्पिटल स्कूल ऑफ नर्सिंग वाशिंगटन डीसी से नर्सिंग का डिप्लोमा किया। फिर 1939 में बीएसएन की एजुकेशन ली। 1945 में एमएसएन एजुकेशन की। कहाँ से? कैथोलिक यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका वाशिंगटन डीसी थे। तो ये थी इनकी डिग्री की बात। अब ऑनरेरी डॉक्टरेट्स की बात करते हैं, डॉक्टर ऑफ साइंस की। के 1976 में उन्होंने जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी से डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री की। फिर उन्होंने 1980 में इनकार्नेट वर्ड कॉलेज टेक्सास ने भी इन्हें डॉक्टरेट ऑफ साइंस की डिग्री दी। डॉक्टर ऑफ ह्यूमन लेटर्स 1988। उन्होंने इलिनॉइस वेस्लेयन यूनिवर्सिटी ने इन्हें डॉक्टर ऑफ ह्यूमन लेटर्स की एजाज़ी डिग्री दी। ठीक है, ब्लूमिंगटन इलिनॉइस यूएस। फिर बात करते हैं डॉक्टर ऑफ नर्सिंग होनोरिस कोजाई 1998 यूनिवर्सिटी ऑफ मिसौरी कोलंबिया। 1998 में यूनिवर्सिटी ऑफ मिसौरी कोलंबिया ने इन्हें नर्सिंग में एजाज़ी डॉक्टरेट की जो डिग्री है वो इन्हें दी। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पेशल अवार्ड्स की, जो कि कैथोलिक यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका 1980 में जो नर्सिंग की थ्योरीज हैं उनमें इन्होंने एलुमनाई अचीवमेंट अवार्ड मिला इन्हें। इसके अलावा 1991 में नेशनल लीग फॉर नर्सिंग की जानिब से इन्हें मिला है लिंडा रिचार्ड्स अवार्ड। 1992 में अमेरिकन एकेडमी ऑफ नर्सिंग ने इन्हें होनोरेरी फेलो ये उन्हें मुंतखब किया। फिर हम इसके प्रोफेशनल कैरियर की बात करती हैं इनके, कि इन्होंने डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी, ये थ्योरी किस तरह बनी। ठीक है, प्रोफेशनल कैरियर उनका कैसा था? तो 1949 से 1957 तक जो उन्होंने किया कि इंडियाना स्टेट बोर्ड ऑफ हेल्थ, इसमें हॉस्पिटल और इंस्टीट्यूशनल सर्विसेज शोबा है उनमें उन्होंने काम किया। इनका जो बेसिकली गोल था उनका ये था कि जितनी भी थ्रू आउट द स्टेट है यानी पूरी की रियासत है, उनमें जो जनरल हॉस्पिटल्स हैं उनमें जो नर्सिंग की जो क्वालिटी है उनको अपग्रेड करना। इसी दौरान उन्होंने ये किया, उन्होंने नर्सिंग प्रैक्टिस की जो डेफिनेशन है वो उन्होंने डेवलप की। 1958 से 1960 तक यूएसए डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एजुकेशन एंड वेलफेयर 1958 से 1960 तक यूएस डिपार्टमेंट, उसमें उन्होंने हेल्थ एजुकेशन और वेलफेयर में काम किया। फिर जहां उनको हेल्प मिली पब्लिश करवाने में गाइडलाइंस फॉर डेवलपिंग कुरिकुला फॉर द एजुकेशन ऑफ प्रैक्टिकल नर्सेज इन 1959 में उन्होंने प्रैक्टिकल नर्सेस के जो एजुकेशन है उनका जो कुरिकुला है उनको डेवलप करने के लिए जो गाइडलाइंस थी ना पब्लिश हुई और वो उसमें हेल्प भी उनको मिली। फिर उन्होंने ये किया कि 1959 में ओरेंज ने subsequently served as acting dean of the School of Nursing and
as an assistant professor of nursing education at CUA, यानी कैथोलिक यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका में जो कायम मुकाम है उनमें डीन और असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर उन्होंने काम किया। ठीक है। शी कंटिन्यू टू डेवलप हर कॉन्सेप्ट ऑफ नर्सिंग एंड सेल्फ केयर ड्यूरिंग दिस टाइम। इसी जो दौरान उन्होंने ये किया कि नर्सिंग के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो डेवलप किए और सेल्फ केयर इन पे काम किया। इन 1971 अब इनकी बात होने लगी है बुक पब्लिशिंग की। तो उन्होंने 1971 में शी फर्स्ट पब्लिश्ड हर बुक टाइटल्ड नर्सिंग कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रैक्टिस। 1971 में उन्होंने अपनी जो मशहूर किताब है नर्सिंग कॉन्सेप्ट ऑफ प्रैक्टिस वो उन्होंने पब्लिश की। दी सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ and 6 editions were published in 1980, 1985, 1991, 1995 and 2001 respectively। अब इनके एडिशंस की उन्होंने बात की कि उन्होंने 1971 में ये तो बुक पब्लिश करवा दी, लेकिन इसके एडिशंस नेक्स्ट आते रहे कहाँ से 2 से लेके 6 तक। ठीक है। फिर उन्होंने इसकी रिस्पेक्टिवली यानी 2001 ये 6th एडिशन है, 1995 ये 5th एडिशन है, 1991 में 4th एडिशन आया, 1985 में 3rd आया, 1980 में 2nd आया। फिर उन्होंने ये बात की कंटिन्यूज टू डेवलप हर थ्योरी आफ्टर हर रिटायरमेंट इन 1984 में रिटायरमेंट के बाद भी वो अपने नज़रिए को बेहतर और तरक्की देती रही। अब बात करने जा रहे हैं हम उनकी सोच के बारे में, उनके जो थॉट्स हैं। व्हाट इज़ नर्सिंग? नर्सिंग क्या है? व्हाट इज़ द डोमेन एंड व्हाट आर द बाउंड्रीज ऑफ नर्सिंग एज अ फील्ड ऑफ प्रैक्टिस एंड अ फील्ड ऑफ नॉलेज। नर्सिंग बतौर एक आप ये कह लें कि प्रैक्टिकल वर्क है, प्रैक्टिकल एक फील्ड है जिसमें प्रैक्टिस होती है और जिस फील्ड में नॉलेज होती है और इसमें बाउंड्रीज भी होती हैं, इसके डोमेन्स भी होते हैं। Oram cited in FAVCAT 2005 commented that the task required identification of the domain and boundaries of nursing as a science and an art 1978। तो साथ उन्होंने ये ओरम्स ने ये किया, ओरम्स के मुताबिक जो नर्सिंग है उनको एक साइंस और एक जिसे कहते हैं आर्ट उसके तौर पर समझने के लिए इसकी बाउंड्रीज और इसके डोमेन्स की जो आइडेंटिफिकेशन है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शी बिकेम अवेयर ऑफ नर्सिस ability to do nursing but their inability to describe nursing। उन्होंने कहा है, उन्होंने महसूस किया कि जो नर्सिस हैं वो नर्सिंग का जो काम है वो तो अच्छी तरह अंजाम दे देती हैं, लेकिन जब बात की जाए नर्सिंग की वाजिया वजाहत की और इसको डिस्क्राइब करने की तो वो मुश्किल महसूस करती हैं। ये उनके थॉट्स थे। मेजर अजम्पशंस। अब हमने बात की है मेजर असम्पशंस की कि people should be self-reliant and responsible for their own care and other in their family needing care। लोगों को अपनी देखभाल खुद करने के काबिल होना चाहिए। फैमिली के ऐसे इंडिविजुअल्स की देखभाल की जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए जो मुहताज हैं। पीपल आर डिस्टिंक्ट इंडिविजुअल्स, यानी हर इंसान एक अलग और मुनफरिद शख्सियत रखता है। Humans are unique individuals that are separated from each other and from their environment। इंसान यूनिक है, एक यूनिक इंडिविजुअल है जो एक दूसरे से और अपने माहौल से एक अलग शनाख्त रखता है। नर्सिंग इज़ अ फॉर्म ऑफ एक्शन इंटरेक्शन बिटवीन 2 or more persons। नर्सिंग एक ऐसा अमल है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा अफराद के दरमियान जो इंटरेक्शन है वो होता है। Nursing is the deliberate helping actions performed by nurses for the benefit of others over a certain period of time। अब बात की जाए नर्सिंग नर्सों की जानिब से जानबूझकर की जाने वाली जो
हेल्प जो एक्शन है वो एक जो सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक जो पेशेंट के बेनिफिट हैं उसके लिए परफॉर्म किया जाता है। सक्सेसफुली मीटिंग यूनिवर्सल एंड डेवलपमेंट सेल्फ केयर रिक्विजिट नेसेसिटी इज an important component of primary care prevention and ill health. यूनिवर्सल और डेवलपमेंटल सेल्फ केयर ज़रूरियात को पूरा करना डिसीज़ प्रिवेंशन और हेल्थ मेंटेनेंस के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये एक अहम हिस्सा भी होता है। A person knowledge of potential health problem is necessary for promoting self-care behaviors. अब बात की जाए सेहत के मसाइल के बारे में, आप उनको इंफॉर्मेशन देते हैं तो इससे उनकी सेल्फ केयर के जो रवैये हैं, बिहेवियर्स हैं, उनको प्रमोट करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। सेल्फ केयर एंड डिपेंडेंट केयर आर बिहेवियर्स लर्न विद इन आ सोशो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट थ्रू ह्यूमन कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन विद ईच अदर। जो सेल्फ केयर है और डिपेंडेंट केयर है, ये ऐसे बिहेवियर है जो कि सोशल कल्चर जो माहौल है उनमें सीखे जा सकते हैं। ये सीखने का जो अमल है ये इंसानों का जो इंटरेक्शन है और जो कम्युनिकेशन है उसके ज़रिए होता है। तो ये थे मेजर अजम्पशंस। अब बात की जाए मेजर कॉन्सेप्ट्स एंड डेफिनेशंस ऑरेम्स जनरल थ्योरी ऑफ नर्सिंग। ऑरेम्स जनरल थ्योरी ऑफ नर्सिंग 3 रिलेटेड पार्ट्स आर थ्योरी ऑफ सेल्फ केयर, थ्योरी ऑफ सेल्फ केयर डेफिसिट, थ्योरी ऑफ नर्सिंग सिस्टम। अब इन तीनों चीज़ों को एक एक करके डिस्कस करेंगे। ऑरेम्स जनरल थ्योरी ऑफ नर्सिंग, 3 मेजर थ्योरीज बाय ऑरेम्स। थ्योरी ऑफ सेल्फ केयर थ्योरी, व्हाट इज मीन बाय एससी यानी सेल्फ केयर। थ्योरी ऑफ सेल्फ केयर डेफिसिट थ्योरी, व्हेन नर्सिंग इज नीडेड, यानी सेल्फ केयर डेफिसिट थ्योरी में हम पढ़ेंगे कि जब कब नर्सेज की ज़रूरत होती है। नर्सिंग सिस्टम थ्योरी, हाउ दिस सेल्फ केयर नीड्स आर मेट। नर्सिंग थ्योरी सिस्टम में हम पढ़ेंगे कि सेल्फ केयर की ज़रूरियात कैसे पूरी की जा सकती हैं। अब इन तीनों चीज़ों को अलग-अलग डिस्कस करेंगे। ऑरेम सेल्फ केयर मॉडल, उसमें आता है सेल्फ केयर, उसमें सेल्फ केयर एजेंसी, सेल्फ केयर रिक्विजिट्स, थेराप्यूटिक सेल्फ केयर डिमांड, ये सारी चीज़ें आगे जाके हम पढ़ेंगे। सेल्फ केयर डेफिसिट, 5 मेथड ऑफ हेल्पिंग, एक्टिंग वर्सेस डूइंग और गाइडिंग, सपोर्टिंग, टीचिंग, प्रोवाइडिंग अ डेवलपमेंटल इन्वायरमेंट, ये भी हम एक एक करके पढ़ेंगे। नर्सिंग सिस्टम, होली कंपनसेटरी, पार्शली कंपनसेटरी, सपोर्टिव, एजुकेटिव। ये मैं इसलिए इधर डिस्कस नहीं कर रही क्योंकि हम इसे आगे डिस्क्राइब करेंगे। सेल्फ केयर थ्योरी बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ केयर एजेंसी, सेल्फ केयर रिक्विजिट्स, थेराप्यूटिक, सेल्फ केयर डिमांड। आप इसको एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहले हम बात कर रहे हैं सेल्फ केयर थ्योरी के बारे में। इस थ्योरी में क्या शामिल होता है? सेल्फ केयर इज द परफॉर्मेंस और प्रैक्टिस ऑफ एक्टिविटीज दैट इंडिविजुअल्स इनिशिएट एंड परफॉर्म ऑन देयर ओन बिहाफ टू मेंटेन लाइफ, हेल्थ एंड वेलबींग। When self care is effectively performed, it helps to maintain structural integrity and human functioning and contributes to human development. सेल्फ केयर से मुराद वो तमाम एक्टिविटीज़ हैं जो इंडिविजुअल अपनी जो हेल्थ है, अपनी जो लाइफ है, अपनी जो वेलबींग्स हैं उनको जो मेंटेन करने के लिए खुद शुरू करता है और काम भी उन पे करता है, परफॉर्मेंस भी दे रहा होता है। जब सेल्फ केयर एक इफ़ेक्टिवली परफॉर्म किया जाए तो जो आपकी स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी है यानी जिस्मानी जो साख्त है, ह्यूमन फंक्शनिंग है और जो ह्यूमन डेवलपमेंट है, उनको जो मेंटेन करने हैं ना उसको उसमें भी हेल्प करती है। तो ये थी सेल्फ केयर। अब बात करते हैं क्या है सेल्फ केयर एजेंसी। सेल्फ केयर एजेंसी इज द ह्यूमन एबिलिटी और पावर टू रेगुलेट देयर ओन ह्यूमन फंक्शनिंग एंड डेवलपमेंट, द एबिलिटी फॉर इंगेजिंग इन सेल्फ केयर।
सेल्फ केयर एजेंसी इंसान की वो सलाहियत होती है, वो काबिलियत होती है, वो ताकत होती है जिसके ज़रिए वो अपनी जो सेहत है, अपने जो ह्यूमन फंक्शनिंग है और डेवलपमेंट है उसको रेगुलेट कर रहा होता है। ये एक ऐसी एजेंसी है, यानी खुद अपनी देखभाल करने की जो काबिलियत है ना, वो है सेल्फ केयर एजेंसी। इसमें तो दो एजेंट्स आते हैं, सेल्फ केयर एजेंट्स, डिपेंडेंट केयर एजेंट्स। सेल्फ केयर एजेंट्स की बात की जाए, पर्सन हु प्रोवाइड्स द सेल्फ केयर, यानी सेल्फ केयर एजेंट वो शख्स है जो अपनी देखभाल खुद करता है। डिपेंडेंट केयर एजेंट्स, पर्सन अदर देन द इंडिविजुअल हु प्रोवाइड्स द केयर, सच एज अ पेरेंट। Self care abilities are influenced by age, life experience, and socio-cultural background and available resources. डिपेंडेंट केयर एजेंट्स वो शख्स है जो किसी दूसरे फर्द की देखभाल करता है, मसलन वालिदैन अपने बच्चों की देखभाल कर रहे होते हैं। तो सेल्फ केयर की जो एबिलिटीज़ होती हैं वो एज, लाइफ एक्सपीरियंस, सोशो कल्चर जो बैकग्राउंड होता है और इसके अलावा जो अवेलेबल रिसोर्सेज होती हैं ना, उससे इन्फ्लुएंस हो रहे होते हैं। थेराप्यूटिक सेल्फ केयर डिमांड, totality of self-care actions to be performed for some duration in order to meet self-care requisites by using valid methods and related sets of operations and actions। इससे मुराद वो तमाम जो सेल्फ केयर एक्शंस है जो परफॉर्म होते हैं कुछ ड्यूरेशन के लिए, ताकि सेल्फ केयर जो इंसान की ज़रूरियात हैं वो पूरी हो सके, किसको इस्तेमाल करते हुए, वैलिड मेथड्स को और रिलेटेड सेट्स ऑफ ऑपरेशन और एक्शंस को। किसी इंडिविजुअल्स की जो एक्टिविटीज़ की जो कलेक्शन है वो सेल्फ केयर तक, जो सेहत बरकरार रखने तक या उसको दोबारा एक्टिविटी तक लाने के लिए जितनी जितनी ज़रूरियात होती हैं ना, वो थेराप्यूटिक सेल्फ केयर है, कि जब तक वो इंसान इस काबिल नहीं होता कि अपनी तमाम एक्टिविटीज़ खुद परफॉर्म कर सके। सेल्फ केयर रिक्विजिट्स, एक्शन डायरेक्टेड टूवर्ड्स प्रोविजन ऑफ सेल्फ केयर। सेल्फ केयर रिक्विजिट्स से मुराद वो ज़रूरियात हैं जो सेहत बरकरार रखने के लिए पूरी करना ज़रूरी होता है। इसमें 3 कैटेगरीज आ जाती हैं, यूनिवर्सल सेल्फ केयर रिक्विजिट्स, डेवलपमेंटल सेल्फ केयर रिक्विजिट, हेल्थ डेविएशन सेल्फ केयर रिक्विजिट्स। अब एक एक करके हम इसको डिस्कस करते हैं। यूनिवर्सल सेल्फ केयर रिक्विजिट्स, दिस इंक्लूड्स एक्टिविटीज़ विच आर एसेंशियल टू हेल्थ एंड वाइटैलिटी कॉमन टू ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग, यानी इसमें वो तमाम एक्टिविटीज़ होती हैं जो सेहत और तवानाई बरकरार रखने के लिए ज़रूरी होती है। ये तमाम जो इंसानों हैं उसमें ये कॉमन होती है और ये डेली लिविंग एक्टिविटीज़ पर बेसिकली बेस कर रही होती हैं। आइडेंटिफाई दिस रिक्विजिट्स एज, यानी ऑरेंज के मुताबिक इन ज़रूरियात में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। मेंटेनेंस ऑफ सफिशिएंट इनटेक ऑफ एयर, वाटर, फूड, मुनासिब मिकदार में हवा, पानी और खुराक हासिल करना। प्रोविजन ऑफ केयर एसोसिएटेड विद एलिमिनेशन प्रोसेस, जो जिस्म से फजलात होते हैं जैसे यूरिन हो गया, स्टूल हो गया, उसकी जो एलिमिनेशन होते हैं उसके जो अमल की मुनासिब देखभाल करना, वो होता है प्रोविजन ऑफ केयर एसोसिएटेड विद एलिमिनेशन प्रोसेस। बैलेंस बिटवीन एक्टिविटी एंड रेस्ट, बिटवीन सोलिट्यूड एंड सोशल इंटरेक्शन, यानी तन्हाई और जो समाजी ताल्लुकात, ये सोशल इंटरेक्शन है, लोगों के मिलना जुलना, वो उसके दरमियान एक बैलेंस बरकरार रखना, और एक्टिविटी यानी काम और आराम के दरमियान एक बैलेंस बरकरार रखना। प्रिवेंशन ऑफ हैजर्ड्स टू ह्यूमन लाइफ वेल बीइंग एंड, यानी इंसानी ज़िंदगी और सेहत के लिए जो खतरात यानी कि हैज़र्ड्स हैं उनसे बचाव के लिए जो इक़दामात किए जाते हैं वो इसमें आते हैं। और प्रमोशन ऑफ ह्यूमन फंक्शनिंग एंड डेवलपमेंट, यानी जिस्मानी अफ़ाल, जैसे इंसान काम कर रहा होता है और इंसान की जो डेवलपमेंट हो रही होती है उसको बेहतर बनाना। तो ये थे यूनिवर्सल सेल्फ केयर रिक्विजिट्स।
अब बात की जाए डेवलपमेंटल सेल्फ केयर रिक्विजिट्स की, मोर स्पेसिफिक टू द प्रोसेसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड आर इन्फ्लुएंस्ड बाय what is happening during the life cycle stages. Such influence may be positive or negative. डेवलपमेंट है और ग्रोथ और डेवलपमेंट है, उनके जो प्रोसेसेस है उससे ख़ास ताल्लुक़ रखती हैं। ज़िंदगी के जो मुख्तलिफ मराहिल है यानी लाइफ साइकिल स्टेजेस हैं, उनमें जो पेश आने वाले हालात हैं, इन पर भी इन्फ्लुएंस हो रही है कि क्या हो रहा है। इंसान जैसे जैसे ज़िंदगी के लाइफ साइकिल से गुजर रहा है तो क्या हो रहा है और क्या चीज़ें इस पे पॉजिटिव भी इफेक्ट कर रही हैं और नेगेटिव भी कर रही हैं। एग्जाम्पल आ रही है सेल्फ डेवलपमेंट, एडजस्टिंग टू न्यू जॉब और एडजस्टिंग टू बॉडी चेंजेस। जैसे आप किसी न्यू जॉब में जाते हो तो वहाँ आप एडजस्ट करते हो, अपनी बॉडी चेंजेस आप करते हो, उनको आप उस माहौल के मुताबिक ढाल लेते हैं। ये है सेल्फ डेवलपमेंट। प्रिवेंशन ऑफ लाइफ सिचुएशन दैट कैन एडवर्सली इफेक्ट ह्यूमन डेवलपमेंट, लॉस ऑफ स्पाउस, चेंज इन इमेज, प्रेगनेंसी। ये ऐसे हालात से बचाओ जो इंसानी तरक्की पर नेगेटिव इफेक्ट डाल देते हैं। जैसे कि आप ये कह सकते हैं कि किसी का जो स्पाउस है उनका इंतकाल हो जाता है, या जिस्मानी या समाजी यानी सोशल इमेज या बॉडी इमेज में कोई तब्दीली आ जाती है, या प्रेगनेंसी हो जाती है। तो ये जो तमाम लाइफस्टाइल सिचुएशन है, इसका जो आप पे असर होता है, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो ये है डेवलपमेंटल सेल्फ केयर रिक्विजिट्स। थर्ड आता है हेल्थ डेविएशन सेल्फ केयर रिक्विजिट्स, रिक्वायर्ड इन कंडीशन ऑफ इलनेस, इंजरी और डिसीज, चेंजेस इन ह्यूमन स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल आउट ऑफ नॉर्मल रेंज। हेल्थ डेविएशन और सेल्फ केयर रिक्विजिट्स में जैसे कोई बीमारी आ जाती है, कोई इंजरी हो जाती है, या जो आपका पूरी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है उसमें या फंक्शन में किसी किस्म की चेंजिंग आ जाती है, तो ये हेल्थ डेविएशन रिक्विजिट में आता है। दी हेल्थ डेविएशन सेल्फ केयर रिक्विजिट्स आर एज फॉलोज, यानी बीमारी से मुतल्लिक सेल्फ केयर की जो ज़रूरियात हैं वो ये तमाम है। इसमें आता है सीकिंग एंड सिक्योरिंग अप्रोप्रिएट मेडिकल असिस्टेंस, मुनासिब जो मेडिकल असिस्टेंट है उनमें मदद हासिल करना, ठीक है। बीइंग अवेयर ऑफ एंड अटेंडिंग टू द इफेक्ट्स एंड रिजल्ट्स ऑफ पैथोलॉजिक कंडीशंस, बीमारी के असरात जो हैं उनके जो नताइज हैं कि क्या क्या इस बीमारी पे का मुझ पे इफ़ेक्ट हो सकता है और इसके क्या नतीजे हो सकते हैं, इनकी पैथोलॉजिकल कंडीशंस क्या हो सकती हैं, इन तमाम पर तवज्जो देना। इफेक्टिवली कैरिंग आउट मेडिकली प्रिस्क्राइब मेजर्स, यानी डॉक्टर ने आपको जो जो आपको मेजर्स बताई हैं और जो आपको मेडिसिन यूज़ करने का कहा है, उस पर आप सही तरीके से आप अमल कर रहे हो। मॉडिफाइंग सेल्फ concepts in accepting oneself as being in a particular state of health and in specific form of health care, learning to live with effects of pathologic conditions। इसमें आप कहते हैं कि अपनी जो सेहत है उसकी मौजूदा जो कंडीशन है उसको कबूल करते हुए अपने बारे में जो सोच आती है और अपना जो बिहेवियर है उसको कबूल करना और उसमें जो जो चेंजिंग की ज़रूरत है वो भी करना। अपनी जो सेहत की जो देखभाल है उनके तरीक़ों को अपनाना, यानी इन स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ हेल्थ केयर, यानी जो आपको केयर चाहिए होती है उसके तरीक़ों को अपनाना। और अब बीमारी हो चुकी है या कोई भी अब पैथोलॉजिकल कंडीशन आ चुकी हुई है, आपको बीमारी के असरात के साथ ज़िंदगी गुजारना सीखना, ये है हेल्थ डेविएशन सेल्फ केयर रिक्विजिट्स। थ्योरी ऑफ सेल्फ केयर डेफिसिट, ये सेंट्रल फोकस होता है ओरम जनरल थ्योरी ऑफ नर्सिंग का। ये डिस्क्राइब करता है, एक्सप्लेन करता है कि जो नर्सिंग के ज़रिए हम जो लोगों की मदद है ये वो कैसे की जा सकती है। नर्सिंग रिक्वायर्ड होती है उस वक्त ज़रूरत पड़ती है कि जब जो
एडल्ट्स हैं जो इनकेपेबल होते हैं और लिमिटेड होती हैं उनकी एबिलिटीज टू प्रोवाइड कंटिन्यूस इफेक्टिव सेल्फ केयर। तो इस तमाम सूरत में क्या करते हैं, पेरेंट या गार्डियन उसकी केयर ऑफ करते हैं, ठीक है, उसकी केयर कर रहे होते हैं। लेकिन जब सेल्फ केयर की ज़रूरियात डिमांड जो इंडिविजुअल एबिलिटी से ज़्यादा हो तो नर्सिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो ये थी थ्योरी ऑफ सेल्फ केयर डेफिसिट। 5 मेथड ऑफ नर्सिंग हेल्प, कब कब ज़रूरत पड़ती है। ओरेम्स ने आइडेंटिफाई किया 5 तरीके हेल्पिंग के। एक्शन एंड डूइंग फॉर अदर्स, मरीज़ खुद खा पी नहीं रहा होता तो आप उसको एनजी फीड के ज़रिए उसकी जो डाइट है वो आप परफॉर्म कर रहे होते हैं। डूइंग यानी पेशेंट अपनी करवट नहीं चेंज कर रहा होता, आप उसको करवट दिलवाने में हेल्प करते हैं, उसको उठाने में हेल्प करते हैं, उसको मोबिलाइज करने में हेल्प करते हैं। तो ये क्या है, एक्शन एंड डूइंग फॉर अदर्स। गाइडिंग एंड डायरेक्टिंग यानी पेशेंट को गाइडेंस देना और उनकी जिसे आप कहते हैं डायरेक्शन प्रोवाइड करना। प्रोवाइडिंग फिजिकल और साइकोलॉजिकल सपोर्ट यानी जो उसकी माइंड की जो हेल्थ है उसमें और वो सपोर्ट देना, और आपने उनको साइकोलॉजिकल और फिजिकल सपोर्ट देना होता है। प्रोवाइडिंग एन एनवायरनमेंट प्रमोटिंग पर्सनल डेवलपमेंट, ऐसा माहौल फ्राहम करना जो पेशेंट की जो पर्सनल डेवलपमेंट है उसमें प्रमोट करे। टीचिंग, पेशेंट को तालीम देना और उसको एजुकेट करना। जैसे किसी को इंसुलिन नहीं लगानी आ रही होती है, आप उसको गाइड करते हो कि घर जाके इस तरह आपने लगानी है। तो ये तमाम जो चीज़ें होती हैं टीचिंग में आ जाती हैं। थ्योरी ऑफ नर्सिंग सिस्टम, थर्ड आता है। थ्योरी ऑफ नर्सिंग सिस्टम यानी नर्सिंग सिस्टम का जो नज़रिया होता है ये डिस्क्राइब करता है कि हाउ द पेशेंट सेल्फ केयर नीड्स विल बी मेट बाय द नर्स, पेशेंट और बोथ। यानी पेशेंट की जो सेल्फ केयर ज़रूरियात हैं नर्स मरीज़ या दोनों मिलकर कैसे पूरी करेंगे। नर्सिंग की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं, नर्सिस का रोल और पेशेंट का क्या रोल होता है। रैशनैलिस फॉर दी नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, नर्स और पेशेंट के जो ताल्लुकात हैं उनकी वजूहात और अहमियत क्या है। टाइप्स ऑफ एक्शंस नीडेड टू मीट दी पेशेंट्स डिमांड्स, पेशेंट की ज़रूरियात पूरी करने के लिए किस किस्म के जो एक्शंस हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं। डिज़ाइंड बाय द नर्स, ये जो निज़ाम है नर्स की तरफ से कैसे तरतीब दिया जाता है। बेस्ड ऑन दी असेसमेंट ऑफ पेशेंट एबिलिटी टू परफॉर्म सेल्फ केयर एक्टिविटीज़, ये पेशेंट की सेल्फ केयर करने की जो एबिलिटीज़ होती है उसको असेस करने पे बेस कर रही होती है बेसिकली। थ्योरी ऑफ नर्सिंग सिस्टम में 3 चीज़ें आ जाती हैं। होली कंपनसेटरी सिस्टम, पार्शली कंपनसेटरी सिस्टम, सपोर्टिव एजुकेटिव सिस्टम। होली कंपनसेटरी सिस्टम में जब पेशेंट खुद कोई काम नहीं ना कर सकता और नर्स तमाम केयर कर रही होती है। पार्शली में होता है जब पेशेंट कुछ काम खुद कर सकता है और कुछ नर्सेस करती हैं। सपोर्टिव एजुकेटिव सिस्टम में ये होता है कि जब मरीज़ खुद तमाम काम कर सकता है लेकिन इसे एजुकेशन, डायरेक्शन या किसी भी गाइडेंस की ज़रूरत होती है तो इसे प्रोवाइड की जाती है। अब एक एक करके हम इसको डिस्कस करते हैं। होली कंपनसेटरी सिस्टम, अब पेशेंट्स सेल्फ केयर एजेंसी इज सो लिमिटेड दैट he या she depends on others for well-being, unable to engage in any form of action like coma, aware and who may be able to make observations or judgments and decisions about self-care but cannot, should not perform actions requiring ambulation and manipulative movements, patient with C3, C4 vertebral fractures, unable to attend to themselves and make reasonable judgments about self-care but who can be ambulatory and able to perform some self-care with guidance. एग्जाम्पल आती है severely mentally retarded. Manipulative movements involve both the body and an object such as pushing and pulling, lifting, throwing, kicking or rolling a ball. होली कंपनसेटरी जो सिस्टम होता है ना इसमें जो सेल्फ केयर की जो काबिलियत होती है वो इतनी कम होती है पेशेंट के अंदर कि वो अपनी सेहत और ज़रूरियात के लिए दूसरों पर डिपेंड कर रहा होता है।
पेशेंट किसी किस्म की जो एक्टिविटी है ना वो नहीं परफॉर्म कर रहा होता है, जैसे कोमा। फिर क्या बात आई है ये कि जो पेशेंट होता है ना होश में आता है, ठीक है, और अपनी हालत को समझ सकता है, लेकिन ना तो वो चल सकता है ना फिर सकता है, और जो उसकी जिस्मानी हरकत है वो भी काम कोई नहीं कर सकता। जैसे कि पेशेंट की गर्दन, जैसे C3 C4 मोहरे की चोट वाले जो पेशेंट्स होते हैं वो भी अपना काम नहीं कर रहे होते। फिर बात आ जाती है कि पेशेंट अपने बारे में जो सही फैसला है ना वो नहीं कर सकते, लेकिन आप ये कह सकते हैं सेल्फ केयर विद गाइडेंस पे कुछ काम कर सकता है। एग्जाम्पल आप ये कह सकते हैं मेंटली रिटार्डेड जो पेशेंट होते हैं। अब बात आती है नेक्स्ट, partially compensatory. A patient can meet some self-care requisites but needs a nurse to help meet others. Either the nurse or the patient have the major role in the performance of self-care. Example, a patient with recent abdominal surgery, nurse can assist post-operative, client to ambulate, nurse can bring a meal tray for the client who can feed himself. पार्शली कंपनसेटरी की हमने बात की है, तो उसमें जो पेशेंट होता है अपनी कुछ ज़रूरियात पूरी कर सकता है, लेकिन बाज़ कामों में ना नर्स की जो हेल्प चाहिए होती है। बाज़ औक़ात ज़्यादा काम नर्स करती है और बाज़ औक़ात पेशेंट खुद करता है। एग्जाम्पल आती है कि पेट के ऑपरेशन के बाद का जो मरीज़ आता है ना वो नर्स जो होती है ऑपरेशन के बाद मरीज़ को चलने में मदद देती है, ठीक है। नर्स खाने की ट्रे ला सकती है जबकि मरीज खुद खाना खा सकता है। ये पार्शली कंपनसेटरी की बात आ रही है। अब सपोर्टिव एजुकेटिव, अ पेशेंट कैन मीट सेल्फ केयर रिक्विजिट्स बट नीड्स हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, बिहेवियर कंट्रोल और नॉलेज एक्विजिशन। द नर्स रोल इज टू प्रमोट द पेशेंट एज अ सेल्फ केयर एजेंट, टीचर या कंसल्टेंट। एग्जाम्पल आती है 16-year-old हु इज रिक्वेस्टिंग बर्थ कंट्रोल इंफॉर्मेशन, नर्स गाइड्स अ मदर हाउ टू ब्रेस्ट फीड हर बेबी, काउंसलिंग अ साइकेट्रिक क्लाइंट ऑन मोर एडेप्टिव कोपिंग स्ट्रेटजीज। सपोर्टिव एजुकेटिव की बात की जाए तो मरीज अपनी ज़रूरियात पूरी कर सकते हैं, लेकिन इससे जो डिसीजन मेकिंग है, बिहेवियर कंट्रोल है और नॉलेज एक्विजिशन है उस पर मालूमात हासिल करने में मदद मिलती है, हेल्प मिलती है, ठीक है। जो नर्सिस का जो रोल होता है वो पेशेंट को सेल्फ केयर एजेंट के काबिल बनाना होता है, इतनी प्रमोट करना होता है पेशेंट को। टीचर या कंसल्टेंट के तौर पर भी एक नर्स काम कर रही होती है। एग्जाम्पल आ जाती है एक जो 16 साल की जो लड़की है, कंट्रोल इंफॉर्मेशन के चाहिए होती है उसको। नर्स माँ को बच्चे को दूध पिलाने का सही तरीका सिखाती है। नर्स क्या करती है, ज़हनी मरीज को बेहतर अंदाज में मसाइल का सामना करने की जो तरबियत है, काउंसलिंग है, एडेप्टेटिव जो कोपिंग स्ट्रेटजीज हैं वो सिखाती है। तो ये थी सपोर्टिव एजुकेटिव। अब बात करते हैं मेटा पैराडिज्म कॉन्सेप्ट्स के बारे में। इसमें 4 कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, हेल्थ, इन्वायरमेंट, नर्सिंग, ह्यूमन बीइंग या पर्सन। एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं। हेल्थ की बात की जाए तो हेल्थ और हेल्दी ये टर्म्स होते हैं किसको डिस्क्राइब करने के लिए, लिविंग थिंग्स को, ठीक है। सेहत के बारे में बात की जाए तो ये ऐसी हालत है जिसमें करेक्टराइज बाय साउंडनेस और होलनेस ऑफ बॉडीली स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इलनेस इट्स ऑपोजिट, यानी सेहत एक ऐसी हालत है जिसमें जिस्म की जो साख्त होती है, स्ट्रक्चर्स होते हैं और उसके फंक्शंस होते हैं वो दुरुस्त हों, जबकि जो इलनेस आती है इसके टोटली ऑपोजिट आती है। हेल्थ किस पे कंसिस्ट होता है, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, इंटरपर्सनल, सोशल एस्पेक्ट्स, और ये जो एस्पेक्ट्स होते हैं वो इनसेपरेबल होते हैं।
यानी ये जो तमाम पहलू है ना, एक दूसरे से अलग नहीं किए जा सकते। इसमें हेल्थ में ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं। हेल्थ में शामिल होता है प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ, ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज एंड प्रिवेंशन ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। यानी सेहत में आप जो हेल्थ है उसको प्रमोट कर रहे होते हैं, उसको मेंटेन कर रहे होते हैं, बीमारियों का इलाज कर रहे होते हैं, और जो पेचीदगियाँ कॉम्प्लिकेशंस है उससे बचाव कर रहे होते हो अपना, यानी प्रिवेंशन कर रहे होते हो। तो ये है हेल्थ। अब हम बात करते हैं इन्वायरमेंट की। तो इन्वायरमेंट की बात की जाए तो इसमें प्रिवेलिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंडीशंस इन सम टाइम एंड प्लेस फ्रेम ऑफ रेफरेंस। माहौल किसको कहते हैं? माहौल से मुराद आती हैं इंटरनल एक्सटर्नल कंडीशंस हैं जो किसी खास वक्त और जगह पर मौजूद हो। यानी माहौल के जो इनकम्पास्ड बाय टू डायमेंशंस, माहौल के दो पहलू होते हैं, इन्वायरमेंटल और डेवलपमेंटल। इन्वायरमेंटल में आता है फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल फीचर्स, जिसमें एटमॉस्फेयर, पोल्यूटेंट्स, वेदर कंडीशंस, पेट्स, इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं। और डेवलपमेंटल में सोशो इकोनॉमिक फीचर्स आते हैं, जिसमें फैमिली, कम्युनिटी, जेंडर, एज रोल्स, कल्चरल रोल्स। Environment can positively or negatively affect the person ability to provide self care। ये जो environment है ये नेगेटिव भी इफेक्ट डाल रहा होता है और पॉजिटिव भी इफेक्ट डाल रहा होता है। तो ये थे environment। अब बात करते हैं नर्सिंग की। नर्सिंग एक आर्ट है, यानी एक फन है, जिसमें आप क्या करते हैं, मदद फ्राहम करते हैं, हेल्पिंग सर्विस, यानी मदद फ्राहम करने वाली जो हिदमत होती है ना वो है। और एक टेक्नोलॉजी है। ऑरेम्स ने डिफाइन किया नर्सिंग को, द आर्ट ऑफ नर्सिंग एज एन इंटेलेक्चुअल क्वालिटी ऑफ द इंडिविजुअल नर्स। दिस क्वालिटी इज रिलेटेड टू क्रिएटिविटी एज वेल एज एनालिसिस एंड सिंथेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन, ऑल ऑफ विच contribute to development of nursing systems to assist individuals or multi-person units। ऑरेम्स ने डिफाइन किया है नर्सिंग को, ठीक है। ऑरेम्स के मुताबिक नर्सिंग का जो आर्ट है वो नर्सिस की जहनी और उनकी जो फिक्री सलाहियत है, ठीक है, इसमें जो इनकी क्रिएटिविटी जो सलाहियत है और जो एनालिसिस यानी मालूमात का तजस्सिया करना, उनको एनालाइज करना, जो इंफॉर्मेशन मिली होती है उनको एनालाइज करना और फिर इनको सिंथेसाइज करना, यानी इनको इकट्ठा करना। फिर उन्होंने कहा कि ये तमाम जो सलाहियतें हैं ये नर्सिंग सिस्टम की जो तरक्की है उसमें हेल्प करती हैं, ताकि जो इंडिविजुअल्स हैं या ग्रुप्स हैं उनकी आप मदद कर सको, या इंडिविजुअल या मल्टी पर्सन यूनिट्स की आप हेल्प कर सको। ऑरेम्स ने फर्दर डिफाइन किया नर्सिंग को एज अ ह्यूमन सर्विस। फिर कहा नर्सिंग दूसरी खिदमात से इस तरह मुख्तलिफ है, क्यों? क्योंकि ये ऐसे जो इंडिविजुअल्स हैं उन पर फोकस करती है जो अपनी सेहत की मुसलसल देखभाल करने नहीं कर सकते, यानी इनएबिलिटीज उनके अंदर पाई जाती है। तो नर्सिंग एक ऐसी चीज है, यानी नर्सिस के गोल में आता है रेंडर दी पेशेंट और उनके फैमिली मेंबर्स को, ताकि वो सेल्फ केयर नीड्स पेशेंट की पूरी कर सकें, टू मेंटेन अ स्टेट ऑफ हेल्थ, और इस तरह वो रिगेन कर सके नॉर्मल और नियर स्टेट ऑफ हेल्थ। किस इवेंट में, डिसीज या इंजरी में, वो स्टेबलाइज कर सके, कंट्रोल कर सके और मिनिमाइज कर सके इफेक्ट्स ऑफ क्रोनिक पुअर हेल्थ और डिसेबिलिटी को। ह्यूमन बीइंग या पर्सन की बात की जाए, पर्सन जिसको डिफाइन किया ओरम ने एज द पेशेंट आर रेसिपिएंट ऑफ नर्सिंग केयर, a being who functions biologically, symbolically and socially, and who has the potential for learning and development। ऑरम्स के मुताबिक जो इंडिविजुअल है वो मरीज़ है जो नर्सिंग की खिदमात हासिल करता है। जो इंसान है एक ऐसी महलूक है जो कि बायोलॉजिकली, सिम्बोलिकली और फिक्री तौर पर काम करती है और सीखने और तरक्की करने की सलाहियत भी रखती है, उसके अंदर इतना पोटेंशियल होता है। पर्सन इज एन इंडिविजुअल, यानी इंसान जो है हु इज़ विद द कैपेसिटी फॉर सेल्फ नॉलेज, इंसान अपने बारे में जानने की सलाहियत रखता है। हु
कैन इंगेज इन डेलिब्रेट एक्शन, यानी वो सोच समझ कर काम करता है। इंटरप्रेट एक्सपीरियंसेस, ये तजर्बात से सीख सकता है। एंड परफॉर्म बेनिफिशियल एक्शंस, और फ़ायदेमंद इकदाम कर सकता है। तो ये है ह्यूमन बीइंग या पर्सन। अब बात करते हैं नर्सिंग क्लाइंट की। Human being who has health related या health derived limitations that render him incapable of continuous self care or dependent care, or limitation that result in ineffective या incomplete care। नर्सिंग क्लाइंट ह्यूमन बीइंग जिसको हेल्थ रिलेटेड या हेल्थ ड्राइव लिमिटेशंस हो, जो कि उसकी जो कंटिन्यूस केयर है उनको कैपेबल बनाए, या उसको इस काबिल बनाए कि उसको डिपेंडेंट केयर की ज़रूरत हो, और ऐसी लिमिटेशन जो कि कोज करे उसकी इनइफेक्टिव या इनकम्प्लीट केयर को। A human being is the focus of nursing only when a self-care requisites exceeds self-care capabilities। नर्सिंग की जो ज़रूरियात होती हैं तब होती हैं जब जो एक इंडिविजुअल की ज़रूरियात उसकी जो कैपेबिलिटीज़ है उनसे ज़्यादा हो जाएं, फिर नर्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। नर्सिंग प्रॉब्लम डेफिसिट्स इन यूनिवर्सल डेवलपमेंटल एंड हेल्थ ड्राइव्ड और हेल्थ रिलेटेड कंडीशंस। जो यूनिवर्सल्स होती हैं, डेवलपमेंटल होती हैं, तरक्याती जिसे कहते हैं, या बीमारी से मुतालिक जितनी भी ज़रूरियात होती हैं वो पूरी ना हो सके तो नर्सिंग प्रॉब्लम अराइज होती है। इसे कहा जाता है नर्सिंग प्रॉब्लम। ओरेम्स नर्सिंग प्रोसेस, इसमें आ जाता है नर्सिंग प्रोसेस आ सिस्टम टू डिटरमाइन व्हाई अ पर्सन इज अंडर केयर, प्लान ऑफ केयर, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ केयर, नर्सिंग थेराप्यूटिक्स, डेलिब्रेट, सिस्टमैटिक एंड पर्पसफुल एक्शन। जो नर्सिंग प्रोसेस है एक ऐसा तरीकाकार है जिससे ये मालूम किया जाता है कि एक जो पेशेंट है उसको केयर की क्यों ज़रूरत पड़ी, पेशेंट की प्लान ऑफ केयर क्या है, इस मंसूबे पर या इस केयर पर कैसे आप अमल करेंगे। तो जो नर्सिंग थेराप्यूटिक्स है ना, सोच समझ कर सिस्टमैटिक तरीके से या एक मकसद के तहत किया जाने वाला अमल होता है। ये है ओरेम्स का नर्सिंग प्रोसेस। अब हम इसकी स्ट्रेंथन की बात करेंगे, यानी इसके फ़वाइद क्या हैं। ये जो नर्सिंग प्रैक्टिस के ज़रिए जो है ना एक कम्प्रीहेंसिव बेस केयर प्रोवाइड होती है। इट हैज़ यूटिलिटी फॉर प्रोफेशनल नर्सिंग इन दी एरियाज ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस, कुरिकुला, एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिसर्च। नर्सिंग प्रैक्टिस तलीम जो एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं और रिसर्च में ये फ़ायदेमंद है। स्पेसिफाइज वर्ड व्हेन नर्सिंग इज़ नीडेड, ये वाजिया करती है कि नर्सिंग की ज़रूरत कब पड़ती है। इसकी जो सेल्फ केयर अप्रोच है ना, इस contemporary with the concepts of health promotion and health maintenance। हर सेल्फ केयर अप्रोच ये बेसिकली है कंटेम्प्रेरी है, किन कॉन्सेप्ट के साथ, हेल्थ प्रमोशन और हेल्थ मेंटेनेंस के साथ। एक्सपेंडेड हर फोकस ऑफ इंडिविजुअल सेल्फ केयर टू इंक्लूड मल्टी पर्सन यूनिट्स, उसने जो इंडिविजुअल के साथ साथ खानदान और मल्टी पर्सन यूनिट्स को भी शामिल किया है। ये इसकी स्ट्रेंथ है, यानी फ़ायदे हैं। जो लिमिटेशंस हैं, ओरेम्स डिस्कशन ऑन हेल्थ इज़ वेरी लिमिटेड, यानी ओरेम्स ने सेहत के तस्वुर पर लिमिटेड बहस की है। डिस्कसेस वेरी लिटिल अबाउट द पेशेंट्स इमोशनल नीड्स, इसमें उन्होंने पेशेंट के जो जज्बाती ज़रूरियात है उस पर बहुत कम तवज्जो दी है। अपीयर्स दैट द थ्योरी इज़ इलनेस ओरिएंटेड रेदर with no indication of its use in wellness setting। इससे जाहिर होता है कि ये जो थ्योरी होती है ना, ये ज़्यादातर बीमारी पर फोकस कर रही है, वेलनेस पर नहीं। इसमें जो सेहतमंद अफराद है ना, केयर है, उसके बारे में ज़्यादा वजाहत मौजूद नहीं की गई, बस इसमें बीमारी के मुतालिक बताया गया है। तो ये थी ओरेम्स सेल्फ केयर थ्योरी। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।